BPSC 142 वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, इसका चैप्टर नंबर 9 रहेगा, यानी क्या हमारा यूनिट नंबर 9 है। इसमें दे रखा है अन्य पड़ोसियों के साथ, ठीक है। पाकिस्तान के साथ हमने विदेश नीति को पढ़ लिया, पाकिस्तान के साथ हमारी कैसी नीति थी वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारे भैया अन्य पड़ोसी हैं, अन्य पड़ोसी के साथ इन हमारी विदेश नीति कैसे है। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखा है वो सिर्फ हमने 3 को सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन मैं आपको सबको बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा किसी को छोड़ूंगा। देखो सबको बताऊंगा, जो सेलेक्टेड है वो बांग्लादेश है, दूसरा श्रीलंका है, तीसरा अफगानिस्तान है। ये सेलेक्टेड है कहने का मतलब कि ये ऐसा लगा रखा कि इन तीनों में से कुछ ना कुछ आ सकता है, या अगर इस चैप्टर में से आता है तो बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान ये सेलेक्ट कर रखा है। लेकिन साथ में मैंने नेपाल को भी बता रखा है, नेपाल को बता रखा है, भूटान को बता रखा है, सबको मैंने ले रखा है। शायद किसी को छोड़ा नहीं हो, शायद अगर कोई छूटा होगा तो मेरा मार्क छूटा होगा शायद से, और बाकी तो मैंने सबको कवर कर रखा है जितने भी पड़ोसी हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है कि इसमें क्वेश्चन आएगा कि भारत बांग्लादेश के संबंध बताओ, या भारत बांग्लादेश के सामरिक संबंध क्या है, या भारत बांग्लादेश का महत्व बता दो, इस टाइप के क्वेश्चन बनेगा। या इस टाइप से क्वेश्चन बता, भारत श्रीलंका संबंध बताओ, भारत भूटान संबंध बताओ, भारत नेपाल संबंध बताओ, भारत अफगानिस्तान संबंध, यानी भैया हमारे जितने पड़ोसी हैं सबके साथ हमारे कैसे रिलेशन है। और पाकिस्तान को अभी मैंने जब आपको क्लास करवाई थी तो उसको हमने अलग से पढ़ा था, क्योंकि हम पाकिस्तान को अलग से पढ़ेंगे, बाकी सबके जो छोटे जो अन्य देश हैं उनके छोटे छोटे पार्ट में रहेंगे। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे बात की गई, जैसे मैंने बोला कि 3 बड़े मेजर हैं, तो उसको क्योंकि क्या पता 10 नंबर में 20 नंबर में है, तो उनको मैं थोड़ा लंबा करके बताऊंगा। बांग्लादेश थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान सुनिएगा। बांग्लादेश लंबा चलने से एक चीज आपको ये फायदा होगा कि जो पाकिस्तान वाला सेक्शन मैंने पढ़ा था, और पाकिस्तान को मैंने बताया था, पाकिस्तान वाले सेक्शन में मैंने 1971 का युद्ध बताया, लेकिन 1971 के युद्ध के लिए आपको कई सारी चीजें इस चैप्टर में से मिल जाएगी, जब यहाँ पर मैं बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश कैसे बनता, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान वाला जो पूरा है, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी, ठीक है। जैसे हम पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं, भारत बांग्लादेश संबंध को देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, भारत और बांग्लादेश के संबंध को देखते हैं। वैसे आप सबको पता होगा कि भारत बांग्लादेश संबंधों को देखने से पहले हम देखते हैं कि भारत पाक विभाजन। आप सबको पता होगा कि भारत जब 1947 में आज़ाद होता है तो पाकिस्तान जो था उसको क्या बोला जाता था, अभी जो पाकिस्तान है उसको ध्यान से सुनना, उसको बोला जाता है पश्चिमी पाकिस्तान। क्या बोला जाता है, पश्चिमी पाकिस्तान, यानी अभी जो पाकिस्तान है, ठीक है, उसको बोला। बल्कि जो बांग्लादेश होता था इसको क्या बोला जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोला जाता था, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। इस बात को क्लियर रखना, ठीक है। देखो जब भारत बना था, जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, पाकिस्तान था और एक पूर्वी पाकिस्तान था जिसे हम बांग्लादेश बोलते हैं, ठीक है। भारत पाक विभाजन के बाद क्या है, स्थिति क्या है, देखो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उस समय स्थिति क्या है, देखो क्या है कि भारत है, अगर बीच में देखोगे तो अगर इंडिपेंडेंट में अगर मैं बोलूं तो कश्मीर, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान का कहने का मतलब है कि जो मेन पाकिस्तान है उसकी हम बात कर रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा, इसमें देखोगे क्या है, जैसे मैंने पश्चिमी पाक बताया है, तो पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो कई इलाकों को कट करके बना था। कौन से इलाके, जैसे हमारा इलाका पंजाब का इलाका, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया है, आधा पंजाब हमारे पास है, ठीक है। यानी पंजाब से कट करके क्या बना है, पश्चिमी पाकिस्तान बना था। जबकि जो पूर्वी पाकिस्तान है जिसे आज बांग्लादेश हम बोलते हैं, वह बंगला यानी बंगाल का जो है, मोस्टली बंगाल का है, और कुछ इलाका हल्का थोड़ा मोला इलाका असम का इलाका है। यानी किससे कट करके बना है, पश्चिमी पाकिस्तान पंजाब से कट करके ये अलग स्टेट बनता है। जबकि जो पूर्वी पाक है वो क्या है, बांग्लादेश, और ज्यादातर तो बांग्लादेश, इसलिए बंगाली ज्यादा, बंगाली एक प्रकार के थे तो बांग्लादेश है, ठीक है। तो थोड़ा असम का भी उसमें पार्ट था, लेकिन बंगाल का पार्ट उसमें ज्यादा है तो बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे, देखो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बनता है, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में क्या है, जमीन आसमान का अंतर था। अगर मैं कहूं तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो इसे हम पाकिस्तान कहते हैं, दोनों की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, खान पान, पहनावा सब भैया बिल्कुल डिफरेंट था।
यानी अगर मैं कहूं तो जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले, अभी जो पाकिस्तान है, ये क्या करते थे, जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश था, इन लोगों की क्या करते थे, इन पर बहुत अत्याचार करते थे, बहुत सारा जुल्म करते थे, ये सारी चीजें बहुत सारा। इसीलिए तो 80 लाख लोग हमारे देश में आकर के चले आते हैं, तभी तो 71 में यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है, रिफ्यूजी आते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं। हमने वहां पर चैप्टर में जब पाकिस्तान वाला चैप्टर बढ़ा रहा था नीति में, तो वहां पर हमने थोड़ी चीजें यहां से आपको मिल, देखो दोनों देशों का खान पान, अगर मैं अब बात करूं, जैसे अगर बांग्लादेश की बात करूं, जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहां पर कैसा खान पान, अगर मैं बोलूं समुद्री इलाका है, क्या पता मछली का खान पान हो, या देखोगे भाषा का फर्क है। यहां अगर हम पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें तो यहां जो है, यहां भाषा खान पान अलग, यानी दोनों जो पाकिस्तान था क्या था, इनकी भाषा, संस्कृति, खान पान, पहनावा बिल्कुल डिफरेंट था, यानी कोई भी एकदम अलग अलग दोनों थे। ठीक है, भौगोलिक रूप से भी दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, एक पाकिस्तान हुआ और बांग्लादेश अभी पूर्वी, यानी भौगोलिक स्थिति भी देखोगे तो इनमें बहुत ज्यादा क्या था, डिस्टेंस था, दूरी बहुत ज्यादा थी, यानी भैया कह लो एक तो एक, यानी दोनों में बहुत ज्यादा विविधता थी। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या थी, अंतर था, बहुत ज्यादा डिफरेंट था। और जो पश्चिमी पाकिस्तान था, यानी जो अभी पाकिस्तान है, यह पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर बहुत सारे अत्याचार करता था, और यहां तक कहा जाता था, क्योंकि अभी जब मैं बताऊंगा कि बांग्लादेश के निर्माण में जब हम देखेंगे, क्योंकि ये मेजर था, देखो पश्चिमी पाक के लोग, यानी पश्चिमी पाक के लोग जो लोग थे, वह पूर्वी पाकिस्तान के, यहां पाक मैंने लिखा, पाक हर जगह जहां पर पाक लिखा उसका मतलब पाकिस्तान होगा। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को नीच और तथा छोटा और अपने को ऊंचा मानते थे। यानी कहने का मतलब जो पाकिस्तान वाले हैं ना, अभी पाकिस्तान जो है, ये लोग क्या, इनको लगता था कि हम बहुत ऊंचे हैं, हम बहुत बड़े हैं, हमारा हम ज्यादा ऊंची हमारी जाति है, या कह सकते हैं उनका कुल है, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान के हैं वो छोटे हैं, हमसे नीच हैं। इस प्रकार की उनके मन में इस प्रकार की विचारधारा थी। ठीक है, पश्चिमी पाक सरकार, यानी अभी जो पाकिस्तान है, पश्चिमी पाक जो सरकार थी, उसने क्या किया, शासन पूर्वी पाक पर क्या, लोगों के साथ शोषण और अन्याय किया था। दो कह सकते पाकिस्तान की जो सरकार थी वह पूर्वी पाकिस्तान पर क्या करती थी, शोषण करती थी, उनका अत्याचार करती थी, उनका दमन करती थी। लेकिन क्या होता, 1970 के दशक में एक थोड़ा यहां बात होगी, देखो 1970 में क्या होता, पूर्वी पाकिस्तान में इंटरनल चुनाव हो जाते हैं, यहाँ पर बता भी रखा है। 1970 के दशक में क्या होता है कि पूर्वी पाकिस्तान में क्या हो जाते हैं भाई मेरे, अंदरूनी चुनाव, यानी इंटरनल इलेक्शन होता है। और जब अंदरूनी चुनाव होते हैं तो वहां पर क्या, इस चुनाव में क्या होता है, मुजीबुर रहमान, क्या मुजीबुर रहमान जो होते हैं वह जीत जाते हैं। नहीं कह रहा हूं कि पूर्वी पाकिस्तान में इलेक्शन होता है और मुजीबुर रहमान वहां पर उनको विजय मिलती है, लेकिन मुजीबुर जो रहमान है वह पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता की बातें करता था और कहते थे कि यानी पूर्वी जो पाकिस्तान है उसको पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर के अलग राष्ट्र बनना चाहिए। ऐसे समय में जब मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीतते हैं तो पश्चिमी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की जो सरकार थी उन्हें क्या करती है भैया, गिरफ्तार कर लेती है तथा पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह, क्योंकि जब उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया था तो पश्चिमी जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो अभी बांग्लादेश है, वहां पर क्या हो जाता है कि विद्रोह शुरू हो जाता है। यानी कहते हैं कि हमारे नेता को आपने अरेस्ट कर लिया है, ऐसे समय में वहां पर विद्रोह हुआ। जब पूर्वी पाकिस्तान में कह सकते हो कि इलेक्शन को जब उनको नेता को गिरफ्तार कर लेते हैं, जब वहां पर विद्रोह होता है तो उस विद्रोह को दबाने के लिए, उस विद्रोह को कुचलने के लिए, उस विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान की सरकार सेना का यूज करती है। सेना यानी उसको एक प्रकार से पूरी तरीके से उस आंदोलन को या उस विद्रोह को कुचलने के लिए क्या करती है, वह सेना का प्रयोग करती है, या कह सकती हूं लोगों को मारना, लोगों को यातना देना या भयंकर बल का प्रयोग करती है। जब पूर्वी पाकिस्तान में इस प्रकार के अत्याचार होते हैं, पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान को लोगों को मारती है क्योंकि आंदोलन कर रहे थे। इससे क्या होता, इससे डर करके कह सकते हो या इससे आतंकित होकर के या डर के या सहम के क्या होते हैं पूर्वी पाकिस्तान के, ध्यान रखना, यानी जो अभी बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान के लगभग कितने 80 लाख, कितने हैं 80 लाख जो शरणार्थी होते हैं वह भारत में आ जाते हैं। और आप सबको पता होगा कि 70 के दशक में क्या था कि हमारी हालत बहुत खराब है। सोवियत संघ वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि मानसून हमारे यहाँ पर सही से चल नहीं रहता और इससे कहते हैं हमारी भी खाद्यान्न की कमी थी, यानी हम भी 80 लाख लोगों को ले नहीं सकते कि क्योंकि हमारी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि हमारी वैसे ही फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब थी 70 के दौर में। तो ऐसे समय में 80 लाख लोगों को लेकर के भारत की स्थिति अच्छी थी नहीं।
इससे क्या था, 80 लाख लोग शरणार्थी के रूप में पूर्वी पाकिस्तान से भारत आते हैं और भारत अतिरिक्त आर्थिक बोझा उठा नहीं सकता क्योंकि मानसून आता नहीं थे। हमारे देश में भी उस समय सूखा पड़ रहा था, अकाल की समस्या बनी हुई थी। तो ऐसे समय में भारत क्या करता, भारत की सरकार कहती है इन लोगों को, पाकिस्तान से कहती है इन लोगों को आप ले जाओ, यानी आप इन लोगों को लिए। ऐसे में क्या होता है, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान है, उसकी सरकार क्या इन लोगों को लेने से मना कर देती है, डिनाई कर देती है, हम इनको नहीं लेंगे, मना कर देती है। और इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, ठीक है। और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा तब जाकर के वहां पर क्या है, एक नया देश निकलेगा जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानेंगे। तो देखते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ। देखो ध्यान, ज्यादा नहीं मैंने बता रखा क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। देखो 1971 में क्या होता है, भारत पाक युद्ध होता है और इस भारत पाक युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में कह सकते हो कि पूर्वी पाकिस्तान में कह सकते हो कि उनकी जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना थी उसके वहां पर पाकिस्तान की हार होती है। लगभग 93,000 सैनिकों का क्या होता है, आत्मसमर्पण भारत करवाता है। और कह सकते हो कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, यानी पूर्वी पाकिस्तान जो था, प्रेजेंट जो पाकिस्तान है, उससे अलग होकर के एक अलग नया राष्ट्र या अलग नया देश बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश का उदय होता है। 1971 में एक नया स्टेट बनता है, यानी कह सकते हैं कि एक नई पृष्ठभूमि तैयार होती है और एक नया देश बनता है बांग्लादेश, जिसको हम बोलते हैं, यानी बांग्लादेश का क्या होता है, उदय होता है। तो बांग्लादेश हो गया। तो अब हम देखते हैं बांग्लादेश की। देखो बांग्लादेश जब आज़ाद होता है, ध्यान रखना क्या, बांग्लादेश जब इंडिपेंडेंट होता है और बांग्लादेश जब आज़ाद होता है 1971 में, तो बांग्लादेश क्या करता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाता है। कैसी प्रणाली अपनाई थी, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाता है। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया था। लेकिन बाद में क्या होता है कि वहां पर कभी बांग्लादेश में भी कभी सरकारें स्थिर नहीं रही। शुरू में तो उन्होंने पार्लियामेंट्री शासन लिया, बाद में उन्होंने क्या किया, वहां पर संघात्मक शासन को उन्होंने अपनाया था। तो बार बार कह सकते हो कि बांग्लादेश में जो सरकार थी वह बदली, स्थिर सरकार कभी बांग्लादेश में लंबे समय तक रही नहीं, ठीक है। बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैन्य शासन, यानी कह सकते हो कि बांग्लादेश में कभी कभी वहां पर सैन्य शासन या लोकतंत्र शासन दोनों चीजें आती रहती। इससे क्या होता कि भारत के साथ जो संबंध होते थे कभी अच्छे बने कभी बुरे बने। अब हम देखते हैं अगला जो मेन पॉइंट रहेगा, जो आपका एग्जाम में लिखने का रहेगा। ये चीजें इसलिए मैंने बता दिया, कई बार क्या होता है जैसे हमें कुछ पता ना हो, या अगर ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी तो आपको जैसे कहीं पर भी अगर 1971 का युद्ध लिख रहे हो तो इस वाले बात को भी अगर आप लिखोगे तो वहां से आपको ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा लिखने के लिए। अब हम बात करते हैं भारत बांग्लादेश संबंधों की बात करते हैं। तो भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है वह दो पार्टों हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे भारत और बांग्लादेश में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो तनाव के मुद्दे हैं, नहीं भारत और बांग्लादेश को लेकर के कौन कौन से मुद्दे हैं जो तनाव के मुद्दे हैं। और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, सहयोग के मुद्दों को पढ़ेंगे। यानी दो हेडिंग इसमें मेनली बनेगी और फिर उसमें क्या रहेगा, सब हेडिंग बनेगी कई सारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहां पर देखिएगा भारत बांग्लादेश में तनाव के मुद्दे, यानी भारत और बांग्लादेश में ऐसे कौन कौन सी इशू हैं जिनको लेकर के तनाव बना हुआ है, यानी डिस्प्यूट या झगड़ा विवाद बना हुआ हमारा। तो पहला जो तनाव बना हुआ है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बंटवारे को लेकर के। देखो क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो बांग्लादेश में जाता है, क्लियर जाता है। तो बांग्लादेश कहता है कि जितना हमें पानी मिलना चाहिए उतना पानी हमें मिलता नहीं, भारत पानी रोक लेता है। और आपको पता होगा कि हमारा साइज बड़ा है, यानी हमारी जनसंख्या बड़ी है, हमारे पास लोग बड़े, तो हमें ज्यादा पानी चाहिए। तो बांग्लादेश कहता है कि हमारा जो पानी है वो भारत हमको देता नहीं है, इसी को लेकर के, यानी कह सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके पानी के बंटवारे को लेकर कह सकते हो कि भारत और बांग्लादेश में विवाद है। पॉइंट नंबर 1 कह सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके पानी को लेकर कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश में भैया लड़ाई होता रहता है। बांग्लादेश कहता है कि हमको पानी तुम देते नहीं। अब मान लो कि भाई भारत सरकार कहती है कि जितना पानी तुमको जरूरत है हम उतना पानी छोड़ रहे हैं, उससे ज्यादा पानी हम तुमको दे रहे हैं। देखो एक बार बांग्लादेश को लगता है कि भारत ज्यादा पानी ले रहा, अरे भाई हम पानी इसलिए ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि हमारी साइज भी तो बड़ी है, हमारे जनसंख्या भी तो बड़ी है, हमारे पास चीजें तो बड़ी हैं। वो छोटा सा देश है तो उसको कितना, यही तो भारत कहता है कि जितना मुझे जरूरत है, बांग्लादेश को जितनी जरूरत है हम उतना पानी दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश बार बार आरोप लगाता है कि भारत हमें जितना पानी चाहिए या हमारे हिस्से का जो पानी है वह हमको प्रदान नहीं करता है, हमको देता नहीं है। यही कह सकते कि यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके पानी के बंटवारे को लेकर के भारत और बांग्लादेश में एक विवाद हमेशा बना रहा है, पानी के बंटवारे को लेकर के, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा जो विवाद रहा, शायद इस बुक में भी आपको मिलेगा,
हमारा देश में, भारत और बांग्लादेश में सबसे बड़ा जो विवाद बना वह अवैध प्रवासन का बना, क्योंकि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में बहुत सारे रिफ्यूजी आते हैं और वह अवैध तरीके से यानी इलीगल तरीके से भारत में एंटर करते हैं। और भाई यहाँ कह सकते हो कि इतने लोगों ने बांग्लादेश से कह सकते हो अवैध तरीके से एंटर कर दिया इतने लोगों ने कि कह सकते हो कि असम में, जो असम है, असम के लोग कम हो गए, बांग्लादेशी भर गए ज्यादा। इसीलिए तो देखा होगा कि असम में और वहां पर एनआरसी का जो मुद्दा चलता है, इसीलिए यानी कह सकते हो कि बांग्लादेश से भारत में अवैध तरीके से शरणार्थी, इसको एक वर्ड यूज किया जाता है चकमा शरणार्थी, यानी क्या करते हैं, चकमा दे करके आ जाते हैं, ठीक है, कूद फान करके आ जाते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं बांग्लादेश में और भारत में जो एक मुद्दा हमेशा विवाद का विषय है, भारत कहता है कि बांग्लादेश अपने अवैध प्रवासियों को रोकता नहीं है, भारत में वह इलीगल तरीके से एंटर करते हैं और वो प्रवेश करें। यानी कह सकते हैं कि अवैध प्रवासन को लेकर के, यानी क्या होता है, अवैध प्रवासन को लेकर के क्या है, भारत और बांग्लादेश में कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा कह सकते हैं विवाद बना रहता है हमेशा, क्योंकि आपने वैसे भी सुना होगा कि बांग्लादेश के बहुत सारे लोग भारत में आकर के आ रहे हैं। और इसीलिए क्या कि भैया असम में क्या हो गया कि इतना बांग्लादेश से आदमी आया, इतना आदमी आया कि असम का लोग कम हो गया, बंगाली यानी बांग्लादेशी वहां पर ज्यादा हो गए हैं। इसीलिए तो असम में एनआरसी का मुद्दा चल रहा है। इसीलिए तो असम में कई बार आंदोलन हुए हैं कि बाहरी लोगों को भगाओ यहां से, निकालो यहां से। इसलिए कह सकते हैं यानी बांग्लादेश से इतना आदमी भर गया है कि असम वाला कम हो गया है, ठीक है। पूर्वोत्तर की एक बहुत बड़ी समस्या है, बांग्लादेश से अवैध प्रवासी बहुत आ रहे हैं, यह भी भारत और बांग्लादेश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अगला देखते हैं कि क्या है भाई मेरे, बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी जो हैं, नहीं क्या करें, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें बांग्लादेश कई बार शरण देता है। यानी कई सारे बांग्लादेश में क्या है, कट्टरपंथी इस्लामी हैं जो भारत के खिलाफ कह सकते हो कि आतंकवाद को यूज करते हैं या कई सारी गतिविधियों को करते हैं। बांग्लादेश उन्हें कई बार शरण देता है। इसको लेकर के भी भारत और बांग्लादेश में, नहीं कह सकते, भारत और बांग्लादेश में क्या है, विवाद का विषय बना हुआ। जल विवाद तो मैंने बता दिया, इस बुक में आपको जल विवाद करके लिखा हुआ है, शायद अगर बुक ओपन करोगे तो समय आएगा। जल विवाद वाला मैंने शुरू में पहले ही ऑप्शन में लिया था, ठीक है। यानी भारत और बांग्लादेश में क्या है कि कट्टरपंथी यानी इस्लामिक आतंकवादियों को लेकर के भारत कहता कि उनको शरण दे रहा है, इस प्रकार का भी इशू बना हुआ है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है उसको लिखो, भारत और बांग्लादेश में सीमा विवाद है, हमारे उनके साथ क्या है, सीमा विवाद भी बना हुआ है। उसको देखो क्या है, बांग्लादेश और भारत का सीमा पर क्या है, सीमा पर बांग्लादेशी सैनिकों और भारत की, देखो भारत की जो देखो बांग्लादेश की सीमा पर जो हमारी जो आर्मी लगती है वो लगती है बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगती है। और बांग्लादेश की जो सैनिक लगते हैं, यानी बांग्लादेश के सैनिकों में और बीएसएफ के सैनिकों में कई बार क्या होती है, सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा जो बल है उनके जवानों में तो क्या इक्का दुक्का कई बार हिंसक घटनाएं भी हुई हैं, कई बार वीडियो है, कई बार हिंसक घटनाएं हैं। ये भी कह सकते हो कि एक विवाद का विषय बना हुआ है, एक विवाद का विषय बना हुआ कि उसको लेकर भी कई बार विवाद हुआ है कि किस प्रकार की सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें विवाद का कई बार विषय बना हुआ है, इसको बताते हैं। अब देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश में सहयोग के मुद्दे कौन कौन से हैं भाई। ये तो विवाद है यानी दोनों में लेकर के अनबन बनी है, और ऐसे मुद्दों को हम देखते हैं जो भारत और बांग्लादेश में क्या है, सहयोग के मुद्दे हैं। सहयोग के मुद्दे ध्यान रखना क्या है, भारत ने बांग्लादेश को अपनी पूरब की ओर, देखो अगला ही चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा ईस्ट नीति जो है, पूरब की ओर देखो, अब इसका नाम बदल दिया है, पूरब में काम करो। देखो ऐसा एक चीज बताता हूं, क्या है कि जो चीन है एक बहुत बड़ी शक्ति पूरब में बन रहा है, ठीक है। ऐसे में भारत क्या करता है कि जो पूरब के देश हैं उनके साथ मिलकर के चीन को रोकने के लिए क्या है, पूरब की ओर देखो नीति का पालन करता है। लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तो इस नीति का नाम क्या करते हैं, पूरब में काम करो करके, यानी इसका नाम बदल पूरब की ओर। जो देखिए हम जो नीति है चैप्टर नंबर 10 चलेगा, उसमें हम डिटेल में सारी चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन वही बता रहा हूं कि भारत और बांग्लादेश, यानी भारत ने बांग्लादेश को अपनी, यानी हमारी नीति है कि पूरब की ओर के, भारत ने बांग्लादेश को अपनी पूरब की ओर देखो नीति में क्या है, अपना भागीदार बनाया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमारी है 2014 में, इसे यानी ईस्ट एक्ट पॉलिसी से 2014 में जब मोदी सरकार आती इसे कर देती है। इसका मतलब क्या है, पूरब में काम करो नीति, यानी पूरब में काम करो जो नीति है उसमें हमने क्या किया है, बांग्लादेश को भी साझेदार बनाया है, वह भी हमारा साझेदारी बना हुआ है। अगला देखोगे, ध्यान रखना, आपदा प्रबंधन, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा और विकास के मुद्दों को लेकर के, यानी आपदा प्रबंधन, पर्यावरण का इशू हो तथा जो विकास यानी डेवलप करने का मुद्दा, इसमें भारत और बांग्लादेश के विचार एक हैं,
सभी चीजों में एक जैसे हैं, इन पर भी हमारा क्या, इन पर भी हमारा उनका सहयोग है। और लगातार बांग्लादेश यानी बांग्लादेश का भारत सरकार क्या लगातार आपदा प्रबंधन को लेकर के, अगर कोई आपदा आती है तो उस समय में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के तथा डेवलपमेंट को लेकर के भारत सरकार और बांग्लादेश में एक समन्वय है। दोनों एक ही मुद्दे पर, या कह सकते हैं दोनों ही क्या उस पर राजी हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इन चीजों पर अगर आप देखो, आपदा प्रबंधन हो, पर्यावरण हो, सुरक्षा हो तथा विकास के मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। दूसरा, भारत और बांग्लादेश में व्यापार को लेकर के काफी बड़ा सहयोग हुआ है। ठीक है, व्यापार को लेकर के अगर आप कह सकते हैं आर्थिक व्यापार में भी क्या है, भारत और बांग्लादेश दोनों साझेदारी हैं। और व्यापार में विशेषकर पटसन का जो व्यापार है, ठीक है, भारत भी व्यापार पटसन करते हैं, लेकिन बांग्लादेश से भारत में ज्यादा पटसन आ रहा, पटसन व्यापार को लेकर के उनके साथ क्या हमारा समझौता है। चौथा, अगर हम समन्वय की बात करें, जो फोर्थ पॉइंट मैंने लिख रखा है, इसमें क्या है, भारत और बांग्लादेश में 2015 में क्या होता है, समझौता हुआ, जो सीमा विवाद को लेकर के समझौता था। और आपने देखा मोदी सरकार करती है और उसको बड़ी वाहवाही होती है कि भैया इतने साल से भारत और बांग्लादेश में सीमा विवाद था, मोदी जी ने सुलझा दिया है। 2015 में भारत और बांग्लादेश में चल रहा सीमा विवाद को नरेंद्र मोदी जो सरकार आती है उसने सुलझाने, और वहां की प्रधानमंत्री क्या थी, वो शेख हसीना थी। उनके बीच में क्या होता है, इस मामले को क्या किया जाता है, सुलझाया जाता है। यानी भारत और बांग्लादेश में जो सीमा विवाद है उसका 2015 में समझौता किया जाता है। उसी के बाद क्या, भारत और बांग्लादेश में अब किसी प्रकार के जो सीमा विवाद हैं वह सीमा विवाद नहीं बचा हुआ है। इसमें कुछ सुरक्षा चिंताएं अगर आप देखोगे तो भारत और बांग्लादेश दोनों ही क्या है, सुरक्षा को लेकर के कई सारे चिंतित रहते हैं। जैसे पाकिस्तान को लेकर के, यानी कह सकते हैं सुरक्षा चिंता, इसमें एक हेडिंग बनेगी अगर आप देखोगे तो। सुरक्षा चिंता की अगर मैं बताऊं तो भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान को लेकर के काफी चिंतित रहते, क्योंकि भारत भी पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए पाकिस्तान खतरा है, तो उसी प्रकार से बांग्लादेश के लिए भी क्या है, पाकिस्तान एक प्रकार से खतरा बना हुआ है, आप इसको कह सकते हैं। नहीं, कई सारी सुरक्षा चिंताएं, देखो अगर मैं बोलूं कई मुद्दों पर बांग्लादेश के साथ भारत को परिभाषित करता है, जैसे अवैध प्रवास, सीमा प्रबंधन पर, जल संसाधन पर तथा अनौपचारिक व्यापार सहित ये सारी चिंताएं। बांग्लादेश का सुरक्षित पानागाह तलाशने वाले आतंकवाद तथा पूर्वोत्तर उग्रवाद की आशंका रहती है। तो ये नहीं कह सकते कि जो भारत है, जो बांग्लादेश है, उसमें कुछ कई सारी सुरक्षा को, सिक्योरिटी को लेकर जो चिंताएं हैं वह भारत और बांग्लादेश में एक जैसी हैं। सुरक्षा चिंता को लेकर के आप हेडिंग बना करके इसमें एक आप लिख सकते हैं। बाकी तो इसमें जैसे मैं चाइना कार्ड, इसमें एक वर्ड इसमें इन्होंने यूज कर रखा, भारत बांग्लादेश में चाइना कार्ड। चाइना कार्ड का मतलब क्या, जो चाइना है वह क्या रहा, भारत की यानी बांग्लादेश की मदद करता है या कर रहा है, यानी बांग्लादेश के साथ चाइना या चीन के जो संबंध बन रहे हैं वह हमारे लिए काफी खतरनाक हैं, क्योंकि चीन कहीं पर भी आएगा तो हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कह सकते हैं चीन जो अपना कार्ड खेल रहा है वह भारत के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। यही सारे चाइना कार्ड रहेगा, यही सारे पॉइंट है। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वह लगभग मैंने आपको सारे बता दिए। अब हम चलते हैं भारत और नेपाल संबंध कैसे हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या है, भारत नेपाल संबंधों को देखते हैं। ठीक है, देखो क्या है, अगर मैं बात करूं भारत नेपाल में, देखिएगा क्या है, भारत और नेपाल के संबंध प्रारंभ से ही अच्छे रहे, यानी जब से भारत बना हुआ है तब से अगर आप देखोगे तो हमारे जो संबंध है, हमारे जो रिलेशन नेपाल के साथ काफी अच्छे और काफी बेहतर संबंध है। नेपाल के साथ अगर मैं बोलूं तो हमारा संबंध काफी बेहतर है, काफी अच्छा संबंध बना हुआ है। दोनों देशों के बीच क्या है, बिना पासपोर्ट क्या करें, नेपाल वाले देखते नहीं, भारत में सारे भरे पड़े हैं, चौकीदारी करते हैं, खाना बना रहे हैं, देखा होगा आप लोग, आपके आसपास भी आते होंगे। ठीक है, तो नेपाल के जो लोग हैं भारत में आते जाते रहते हैं, बिना पासपोर्ट वीजा आते जाते रहते, कोई नहीं है। यानी हमारे और यानी नेपाल के बीच में ना कोई पासपोर्ट है ना कोई वीजा है, कुछ भी नहीं, वीजा तक भी नहीं लगता है। पासपोर्ट ठीक है, वीजा की बात नहीं, पासपोर्ट तक जरूरत नहीं, वैसे सीधा घुस जाओ। ठीक है, इसीलिए देखोगे बहुत सारे और नेपाली आकर के यहाँ खाना बना रहे हैं। खाना बनाने तो रोहतक में अगर बताऊँ तो खाने बनाने में सारे नेपाली हैं। ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि नेपाल से काफ़ी लोग आते हैं और भारत से भी काफ़ी लोग नेपाल जाते हैं। यानी कह सकते हैं भारत और नेपाल के इतने अच्छे संबंध हैं, इतने बेहतर संबंध है कि भारत और नेपाल के बीच में बिना पासपोर्ट और वीजा के आवागमन हो रहा है। एक देश के नागरिक दूसरे देश में जा रहे हैं, अपना काम रोजगार, रोटी रोजगार के लिए आना जाना लगातार जारी है भारत और नेपाल के बीच में, इतने अच्छे संबंध है। अगला देखो, नेपाल का महत्व क्यों है। देखो एक बात बता दूं, नेपाल का भारत के लिए इतना महत्व क्यों है। देखो आपको मैं बताऊं ना, देखो चीन है,
भारत है, बीच में नेपाल जो है ना बफर जोन का काम करता है। अगर मैं बात करूं, अगर बीच से अगर नेपाल ना रहे, अगर नेपाल पर किसी तरह चीन कब्जा कर ले तो चीन हमारे सीधा बाउंड्री लाइन पर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारी उनकी जो बाउंड्री सीमा रहेगी वह लगभग एक जैसी होगी। वो भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं कह सकते, नेपाल का हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व है, बहुत ही ज्यादा उपयोग है। क्योंकि भारत और चीन के बीच में अगर बात हो तो बफर जोन का मतलब होता है कि जैसे हमारा देश है भारत है और चीन है, भारत और चीन के बीच में अगर एक जो आता है देश आता है बीच में जो दूरी बना रहा है वो क्या है, नेपाल। तो नेपाल से कहा जाता है भारत के लिए एक प्रकार से भैया बफर जोन का काम करता है, जो कि काफी बेहतर काम है, सही रहता है कि अगर मान लो कि कभी बाई चांस इन फ्यूचर में क्या कभी नेपाल नहीं रहा तो क्या होगा कि सीधा चीन का बॉर्डर हमारे साथ शेयर हो जाएगा, वह भी काफी टफ का रहेगा और काफी मुश्किल भरा हो सकता है। सुना भी होगा ना कि नेपाल में उन्होंने गांव बना लिया, पता नहीं गांव कहाँ बनाते रहते हैं, बीच बीच में खबरें आती रहती हैं चीन वाले ना, तो कह सकते हो कि वो काफा काम हो रहा। तो ये कह सकते हैं नेपाल का हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व यही है कि नेपाल जो हमारे लिए बफर जोन का काम कर रहा है, इसलिए हमारे क्या उसके महत्व या उसके कहते हैं सामरिक महत्व हमारे लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगला देखो, नेपाल से सदियों अगर बात करें, इसीलिए सदियों जो चीन है नेपाल की ओर खींचने क्या मतलब, चीन हमेशा सोचता है कि नेपाल की मदद भी करता रहता है, चीन बीच बीच में सोचता कि हमारे पक्ष में आ जाएगा, लेकिन नेपाल आज तक कभी भी उनके पक्ष में नहीं गया है, बीच बीच में चला जाता तो भारत गुस्सा कर देता है। ठीक है, देखो प्रयास जरूर करता है, इसलिए क्या होता है जो चीन है वह नेपाल को अपने पक्ष में लाने की, अपने साइड में लाने की क्या करता है, बार बार उन्होंने प्रयास भी किया है, लेकिन अभी तक उनका प्रयास असफल रहा है, क्योंकि नेपाल ने सदैव भारत को प्राथमिकता दी है और भारत हमेशा नेपाल की मदद करता है। और विशेष रूप से अगर मैं बोलूंगा तो भारत जो है नेपाल की आर्थिक मदद कर रहा है। क्या कर रहा है, आर्थिक मदद इनकी हम लगातार कर रहे हैं और लगातार भारत क्या करता है, इनकी आर्थिक मदद भी कर रहा है। नेपाल से ही भारत का सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता करता है। अगर देखोगे नेपाल की जो अगर कोई आर्थिक सहायता सबसे ज्यादा करता है तो वह भारत ही सबसे ज्यादा उनकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है नेपाल। इसीलिए आप कह सकते हैं कि भारत और जो नेपाल है उसमें हमारे जो संबंध है, जो रिलेशन है उनके साथ क्या है, बहुत बेटर रिलेशन है, बहुत अच्छी हमारे साथ उनके क्या है, रिलेशन बने हुए हैं। अगला जो हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि भारत ने नेपाल में सड़कें तथा बिजली घर बनाए। अरे नेपाल के पास पैसा वैसा भैया बहुत कम है क्या, इसीलिए क्या भारत क्या उनको बिजली घर भी बना के देता है, सड़क भी बना के देता है। ठीक है, यानी हम उनकी वहां पर नेपाल में कर रहे हैं, बहुत सारे भारत सरकार काम करती है। अभी बीच में जो भूकंप आया था उसमें भी उनके लिए बहुत सारा काम किया, अभी मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है, भारत सरकार क्या करती है, नेपाल में सड़क बना रही है, बिजली घर बना रही है, इसका भी निर्माण भी हम कर रहे हैं, यानी उनके लिए बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है, नेपाल का पहला जो हवाई अड्डा है, नेपाल में जो पहला एयरपोर्ट बना था उसे भी भारत ने ही नेपाल को बना करके दिया था, यानी हमने ही बनाया था नेपाल के लिए, भैया लो तुम यूज करो। ठीक है, अगला क्या, आर्थिक सहायता के लिए नेपाल, अगर बात करोगे आर्थिक सहायता के लिए सदियों जो नेपाल है वह भारत पर ही निर्भर है, बाकी कोई उनकी मदद करने वाला है नहीं। अगर कोई करेगा तो एक प्रकार से उनसे कोई न कोई चिलेने की बात करेगा। तो भारत जो है सदा नेपाल की मदद करता है, क्योंकि हमारे लिए क्या है, बफर जोन का काम करें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी नेपाल भारत के कई सारे सामरिक महत्व हैं, वो भी कई सारे इंपॉर्टेंट पहलू हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, 2015 में नेपाल में भूकंप आने की बात है। 2015 में देखा होगा नेपाल में काठमांडू में आ गया था ना, बहुत ज्यादा भूकंप आ गया था। ठीक है, 2015 में नेपाल में जो काठमांडू में भूकंप आया था, उसके बाद नेपाल में पुनर्निर्माण का मतलब कि घर वर भैया गिर गए थे उनके, तो घर बनाने में और भी चीज जो ढह गया था, कोई भी ढांचा हो, या कह सकते कि नेपाल का पुनर्निर्माण करने में या पुनरुत्थान करने में, यानी नेपाल को दोबारा बनाने में कह सकते हो कि भारत ने आर्थिक आधार पे क्या 2015 में नेपाल के काठमांडू जब भूकंप था तो हमने उनकी क्या की, काफी मदद की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि क्या है, इसमें हमारा क्या रहेगा, भारत नेपाल के बीच में क्या है, मुक्त व्यापार समझौता है। देखो अब एक मैं सुनाऊंगा, इसमें ध्यान रखना। देखो भारत और नेपाल में क्या था, मुक्त व्यापार चलता था, यानी वो हमारे यहाँ पर हर चीज को बेचते थे, हम उनके यहाँ पर बेचते थे, कोई यानी सरकार टैक्स नहीं लेती, मुक्त व्यापार था। लेकिन क्या होता कि कई बार क्या होता है कि इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं, इसको काटा लगा देना। ठीक है, जहां लिखा है उसके सामने काटा मार दो। ठीक है, यानी भारत और नेपाल में क्या है, मुक्त व्यापार समझौता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुक्त व्यापार समझौता इसलिए क्योंकि नेपाल बार बार नेपाल कहता है कि तुम खराब चीज भेज रहे हो हमारे यहाँ पर, तो इसलिए क्या है, या भारत कई बार आरोप लगाता है कि नेपाल से जो वस्तुएं आ रही वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, खराब है। इसलिए कह सकते कि जो मुक्त व्यापार समझौता है अभी प्रेजेंट टाइम में नेपाल के साथ नहीं है, लेकिन भारत नेपाल के साथ मुक्त व्यापार समझौता जरूर था। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में अगर ये समझौते की बात करें तो अभी ये समझौता
हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर खराब वस्तुएं या ऐसी वस्तुओं का आ रही हैं जो अच्छी नहीं, इस प्रकार के आरोप लगने से। अगला दूसरा, भारत और नेपाल में कुछ अगर देखोगे कुछ टेंशन का माहौल, तनाव का मुद्दा क्या है। अभी हाल में तो आप सबने सुना होगा उत्तराखंड में जो काला पानी है उस क्षेत्र को लेकर के भी भारत और नेपाल में सीमा विवाद हो चुका। आप सबने न्यूज में सुना होगा, भैया काला पानी वाला एक आया था ना ये कि नेपाल का, तो नेपाल कहता काला पानी हमारा है और भारत कहता है हमारा, यानी कह सकते हो कि सीमा विवाद, यानी भारत और नेपाल में अभी हाल ही के कुछ समय में क्या है कि वहां पर क्या हो गया है कि हमारे उनके साथ क्या है, सीमा विवाद बना हुआ है। किसके साथ? नेपाल के साथ भैया सीमा विवाद। नेक्स्ट देखिएगा, नेपाल की राजनीति में देखो, नेपाल में और राजनीति में माओवादियों को बढ़ते प्रभाव को भारत नेपाल संबंधों को प्रभावित, नेपाल की राजनीति में अगर वहां की जो अन्य लोग हैं जो माओवादी हैं उनका अगर प्रभाव बढ़ता है तो भारत और नेपाल के अगर रिश्तों की बात करें तो वह रिश्ते लगातार प्रभावित हो रहे हैं। मौजूदा समय में देखो कि भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं काफी खराब हुए हैं, लेकिन ये सारा यही कि वहां पर जो राजनीति में कई बार उठा पटक होती है, कई बार देखा होगा ये पर मौजूदा समय भारत के नेपाल के जो रिश्ते हैं हल्की वहां पर कह सकते हैं हमें खटास आती हुई जरूर दिखाई देती है, लेकिन अगर पूरे फ्यूचर में अगर आप देखोगे, पूरे टाइम में देखोगे तो भारत और नेपाल के जो संबंध है काफी अच्छे रहे हैं और हमारे लिए जो नेपाल है काफी महत्वपूर्ण हमारे लिए राज्य रहा है। इसीलिए इसी कारण से हम कह सकते हैं कि इसी कारण से नेपाल और भारत के जो संबंध है कुछ वर्षों में मधुर नहीं रहे हैं, लेकिन अधिकतर वर्षों की अगर बात करें तो भारत और नेपाल क्या हैं, उनके संबंध मधुर यानी मीठे रहे। मौजूदा समय भैया मीठा है, मीठा नहीं है, ठीक है, पहले बहुत ज्यादा मीठे थे संबंध, ठीक है। मौजूदा समय कुछ खराब हुए हैं, लेकिन ज्यादातर समय हमारे साथ उनके संबंध क्या थे, काफी अच्छे थे। अगला जो हम देखेंगे भारत श्रीलंका संबंध, ठीक है। श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका में कई सारी बातें करेंगे हम, ठीक है। देखिएगा कई सारी चीजें मैंने लिखा नहीं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखो भारत श्रीलंका अगर संबंधों की बात करें, ठीक है, तो भारत श्रीलंका में अगर आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर एक तमिलनाडु है, तमिल लोग रहते हैं, ठीक है, तो भारत में भी तमिल इलाका है, तमिलनाडु है कि वहां पर तमिल लोग रहते हैं और श्रीलंका में भी तमिलों को लेकर के क्या काफी विवाद बना है, यानी तमिल समस्या है। भारत और श्रीलंका में सिर्फ एक बड़ी समस्या क्या भैया, तमिल समस्या बनी हुई है। तो देखिएगा सब पॉइंट नंबर 1 क्या है, भारत और श्रीलंका में तनाव का मात्र एक ही कारण है, क्या है, तमिल समस्या। देखो अगर मैं बात कहूं, जब अंग्रेजी शासन काल चलता था तो तमिलों को यानी श्रीलंका में उनका नागरिक माना, लेकिन जब श्रीलंका बनता है तो उसके बाद क्या, वहां पर जो तमिल हैं तमिलों को वहां पर नागरिकता नहीं मिलती है। जब उनको नागरिकता नहीं मिलती तो क्या होता है कि तमिलों की एक समस्या बनती है और तमिलों को वहां पर जिस प्रकार से उनके साथ अत्याचार होता है, दुर्व्यवहार होता है, उनको नागरिकता नहीं मिली है क्योंकि यह भारत के जो तमिलनाडु का क्षेत्र है उन लोगों से जुड़ा, इसलिए बार बार क्या होता है कि भारत को इसमें अपने क्या करना पड़ता है, एंटरफेयर करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है और बार बार हमने क्या है श्रीलंका के मामले में क्या क्या एंटर। तो तमिल समस्या जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इस सेक्शन में, अगर मैं आपको बताऊं तो इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, तमिल समस्या में लिखनी पड़ेगी और थोड़ा डिटेलिंग में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका में सिर्फ एक ही विवाद है, तमिल समस्या। तमिल समस्या है क्या, पहले समझो। देखो तमिल क्या है, तमिल एक समुदाय है, ठीक है। श्रीलंका ने तमिल समुदाय को वहाँ पर नागरिकता नहीं देते हैं, एक प्रकार से क्या है रिफ्यूजी या कह सकते हैं तमिलों को मिलता नहीं है और तमिल वहाँ पर मांग करते हैं कि हमारा अलग रहता है। दूसरा, तमिल समस्या जो है भारत को इसलिए बार बार उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है क्योंकि तमिलनाडु से काफ़ी जुड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि बार बार तमिलनाडु में आ जाते हैं और तमिलनाडु में हालत ख़राब होती है, इसलिए कह सकते हैं श्रीलंका के जो मामला, श्रीलंका के इंटरनल इशू में क्या होता है, बार बार क्या करना पड़ता है, भारत को इंटरफेयर करना पड़ता है। तमिल समस्या को लेकर के प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो भारत और श्रीलंका में क्या है, विवाद का विषय बना रहता, बार बार वहां पर एक समस्या बनी थी। आपने राजीव गांधी या प्रभाकरन वाला या लिट्टे वाला जब इसमें मामला को सुनोगे तो वहां पर भी ये मामला आपको देखने को मिलेगा। जब मैं इसकी रिवीजन कराऊंगा तो इसमें थोड़ा डिटेल में मैं बात कर लेंगे, इसमें तमिलों को लेकर के लिट्टे वाला मामला क्या था इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। दूसरा क्या देखिएगा, दोनों ने मुक्त व्यापार और समझौते पर हस्ताक्षर किए। देखो श्रीलंका और अगर भारत की बात करें तो दोनों देशों के बीच में क्या है, कई सारे व्यापारिक हैं और आर्थिक संबंध भी हमारे साथ उनके काफ़ी बेहतर हैं। अगर श्रीलंका की बात करोगे तो श्रीलंका के साथ क्या है, हमारे साथ उनके आर्थिक संबंध काफ़ी बेहतर हैं। देखो भारत से श्रीलंका के प्रमुख निर्यात में, जैसे निर्यात क्या होता है हमारे वहाँ पर उनका क्या है, जैसे मोटर वाहन, खनिज ईंधन, तेल, कपास, दवा उत्पाद, प्लास्टिक वस्तुएं, लोहा, इस्पात, रसायन, सीमेंट, चीनी, ये क्या करते हैं हम भारत में, भारत क्या करता है वहाँ पर निर्यात करता है, ठीक है, निर्यात करता है। और श्रीलंका से हमारे देश में क्या आता है, जैसे मांस है, ठीक है, अछूत तांबा है, बोतल कुकर है, परिधान है, ठीक है, टाइल है या रबर है,
ये बिजली के पैनल होते हैं या मशीन के पुर्जे, और भोजन की तैयारी में मसाले, फर्नीचर, कांच की बोतलें, ये सारा क्या होता है श्रीलंका से हमारे देश में आता है। यानी कौन कौन से उत्पाद हैं, यानी भारत और श्रीलंका में क्या मुक्त व्यापार चलता है, लेकिन भारत से कौन कौन सी चीजें वहां पर जाती हैं और श्रीलंका से कौन कौन सी चीजें आती हैं। भारत भी उनमें से एक है जो श्रीलंका के प्रमुख निवेशक है। यानी भारत ने श्रीलंका में क्या किया, बहुत सारा निवेश किया है, बहुत सारी चीजें वहां पर हमने लगा रखी। इसके अलावा व्यापार के अलावा भारतीय पर्यटक श्रीलंका में आने वाले सभी पर्यटकों का लगभग 27%, भारत से बड़ी संख्या में क्या है श्रीलंका में लोग घूमने फिरने जाते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं कि भारत और श्रीलंका में क्या है जो आर्थिक संबंध है क्या है, बहुत ज्यादा बेहतर संबंध है। जिस प्रकार से हम आप देखते हैं, देखो क्या है 2004 में आपने सुना कि सुनामी आई थी, ठीक है। 2004 में जब सुनामी आई थी तो अब भारत में थी, श्रीलंका में थी, श्रीलंका पूरा है। तो 2004 में जब सुनामी आई थी कहर के बाद करा, भारत ने श्रीलंका के पुनर्निर्माण में काफी मदद की और हमने उनको क्या आर्थिक मदद की थी। देखो भारत बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा स्टेट है, तो उसने सुनामी को सह लिया या हमने कंट्रोल। लेकिन जो श्रीलंका है उतना उसके पास पैसा नहीं है, उतनी चीजें नहीं है, तो क्या था सुनामी जी का था, भारत उसकी बहुत ज्यादा मदद करता है। 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें हमने क्या किया है, श्रीलंका की बहुत ज्यादा क्या की भैया हमने मदद की है। अगला सुनो, एक नया मामला जो आया है उसको मैं देखता हूं, हम्बनटोटा बंदर का है। देखो हम्बनटोटा जो बंदर का श्रीलंका का, उसको क्या करना श्रीलंका क्या करना चाहता था, चीन को लीज पर देना चाहता था, क्योंकि उसको चला नहीं पा रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम्बनटोटा जो बंदर का था उसको जो श्रीलंका क्या किसको देना चाहता था, चीन को देना चाहता है। भारत इस पर आपत्ति जताता है या श्रीलंका क्या चीन को देने की सोच रहा था, लेकिन हाल ही में अभी क्या हुआ, खबर आई है कि श्रीलंका जो अपना बंदर का चीन को देने से क्या कर दिया, इनकार दिया। देखो चीन अगर कहीं पर भी आएगा तो भारत के लिए विवाद खड़ा हो सकता है या कोई मामला हो सकता है, इसलिए श्रीलंका जो सोच रहा था कि हम हम्बनटोटा जो बंदर का इसको हम चीन को लीज पर दे देंगे, इससे भारत के लिए बहुत जड़ी और बहुत भारी समस्या खड़ी है। लेकिन अब क्या हम्बनटोटा जो बंदरगाह है अब वह चीन को नहीं देगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत यानी जो सकते एक बड़ी समस्या थी, एक बड़ा इशू बना हुआ था हम्बनटोटा जो बंदरगाह इसको लेकर के, क्योंकि उसको वह श्रीलंका लीज पर देना चाहता, उसकी हालत बहुत खराब है, पैसे नहीं है, इसलिए थोड़ा चलाने के लिए सोचा लीज पर जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर शायद मैंने आपको बता भी रखा, ठीक है, इसको लीज पर देने की पट्टे पर जिसको, ठीक है, लेकिन अब उसको नहीं दे रहा। दूसरा, भारत और श्रीलंका में क्या कुछ चिंता की सुरक्षा को लेकर, देखो भारत और श्रीलंका जो है दोनों की सुरक्षा चिंताएं सेम ही हैं। अगर हम सुरक्षा चिंताओं की बात करें तो दोनों की सुरक्षा चिंताएं एक ही हैं। श्रीलंका की सुरक्षा भारत में निहित है और भारत की श्रीलंका नहीं कह सकते, श्रीलंका की जो सुरक्षा है वो भारत करेगा और निहित है, और भारत की सुरक्षा भी श्रीलंका में निहित है, क्योंकि श्रीलंका अगर कोई हिंद महासागर में अगर श्रीलंका पर अगर किसी के संबंध बेहतर बनते हैं तो भारत के लिए क्या हो सकता है, काफी बड़ी समस्या हो सकती है। किसी विदेशी शक्ति की मौजूदगी से यानी कह सकते हैं किसी विदेशी शक्ति की मौजूदगी के बगैर एक स्थिर तथा शांत श्रीलंका को समय की जरूरत है। नहीं कह सकते कि श्रीलंका को किसी शांत साथी की जरूरत है। श्रीलंका में कोई भी बाह्य शक्ति दक्षिण भारत के प्रमुख रक्षा, परमाणु तथा आंतरिक संगठन के लिए खतरा। अगर देखो श्रीलंका के लिए अगर कोई बड़ी शक्ति आती है उसकी मदद करती है तो भारत के जो परमाणु संयंत्र है, जो रक्षा संबंध तथा हमारे जो आंतरिक संगठन है, उसके लिए कह सकते हो भारत के लिए कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारत श्रीलंका के अतिरिक्त तमिल राज्य नहीं चाहता है, यानी भारत जो है श्रीलंका में अलग से तमिल राज्य नहीं, यानी हम तमिलनाडु यानी श्रीलंका में तमिल राज्य की हम मांग नहीं चाहते हैं। ऐसा या छोटा होगा और बाहरी सत्ता के नाटकों का एक संवेदनशील होगा। इसके अलावा तमिलनाडु के अलगाव को प्रोत्साहित कर सकता है। इसके अलावा या दो राष्ट्र सिद्धांत भी भारत का इसका निषेध करता है। यानी श्रीलंका में जो तमिलों को लेकर के जो समस्या बनी हुई है, भारत कहता है आपस में मिलजुल करके रहो, बल्कि तमिल या क्योंकि वहां पर तमिल अलग राज्य की मांग करते हैं, इसी को लेकर भारत कहता है कि अलग नहीं, क्योंकि क्या है कि तमिल अगर श्रीलंका की कोई मदद करता, अगर कोई बाहरी शक्ति आएगी तो वह भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता रहेगी। यानी श्रीलंका हमारे साथ बेहतर संबंध है, यही हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारी सुरक्षा श्रीलंका में निहित है और श्रीलंका की सुरक्षा हमारी निहित है। नहीं कह सकते श्रीलंका जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक पॉइंट इसमें क्या है, मछली पकड़ने का विवाद भैया, ठीक है, इसमें बता देता हूं श्रीलंका की जो नौसेना है, भारत के जो मछुआरे होते हैं इनको ही पकड़ लेते हैं। अगर मैं आपको बता दूं ना कि टेलीविजन में अगर आपने कभी भी रेडियो में समाचार सुना होगा ना, तो उसमें एक समाचार जरूर सुनाते हैं कि श्रीलंका की नौसेना ने भारतीय मछुआरों को पकड़ा। उनकी नौसेना मुझे लगता है सिर्फ भारतीय मछुआरों को पकड़ती रहती है। देखो
भारत और श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका की तरफ से भी बहुत सारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए आते हैं और भारत की तरफ से, ऐसे समय क्या होता है बहुत सारे जो मछुआरे होते हैं वह श्रीलंका के यानी क्षेत्र में चले जाते हैं। ऐसे समय क्या होता है श्रीलंका की जो सेना है यार जो उनकी है नेवी जो है उनको क्या कर लेती पकड़ लेती है। यानी मछली पकड़ने का कह सकते जो विवाद है वह भारत श्रीलंका में भी ये भी काफ़ी विवाद का यानी मछली पकड़ने का विवाद भारत श्रीलंका में बना हुआ है, क्योंकि भारत के जो मछुआरे हैं वह मशीनीकृत यानी मशीन है उससे मछली पकड़ते हैं। श्रीलंका के पास वो टेक्नोलॉजी है इसलिए कह सकते हैं कि वो बोलते हैं कि मानवकृत पकड़ो। दूसरा क्या है कि भारतीय जो मछुआरे हैं गलती से अगर वह श्रीलंका में मछली पकड़ने चले जाते हैं तो श्रीलंका की जो नौसेना उनको पकड़ लेती है, कई बार रिहा नहीं करते, कई बार समझौते तब जाकर के मछुआरों को छोड़ते हैं। यानी कह सकते हैं कि मछली पकड़ना या मछुआरों को लेकर के भारत और श्रीलंका में काफी बार विवाद हो चुका है। यह भी कह सकते हो कि भारत और श्रीलंका में विवाद का विषय है कि भैया कि मछुआरे जो हैं वह गलती से क्या होता है श्रीलंका की जो समुद्री सीमा उसमें चले जाते हैं, उस पर मछली पकड़ने लग जाता है और श्रीलंका की जो नेवी है उसको पकड़ ले जाती है, उसको छुड़ाना काफी दिक्कत है। तो मछली पकड़ने को लेकर के कह सकते हो कि एक हेडिंग बनाना और जो मैंने बताया यही सारी चीजें आप लिख देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत भूटान संबंध को देखते हैं, ठीक है। अगला हमारी जो हेडिंग क्या रहेगी भारत भूटान संबंधों को देखते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, भारत और भूटान के संबंध सदैव अच्छे रहे। अगर हम भारत और भूटान की बात करोगे तो हमेशा से भारत और भूटान के जो संबंध है काफी अच्छे हैं, काफी बेहतर हैं शुरू से, क्योंकि वहां पर भूटान जो बौद्धिस्ट देश है और भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत है, इसलिए आप कह सकते हैं कि भारत और जो भूटान है वह बहुत समय पहले से क्या है कि दोनों आपस में क्या है एक बहुत अच्छे और बहुत बेहतर पड़ोसी हैं भारत भूटान, ठीक है। भूटान ने भारत का सम्मान करते हुए, देखो भूटान ने भारत का सम्मान करते हुए पूर्वोत्तर में जो अलगाववादी हैं उनको खदेड़ भगाने में या वापस भगाने में क्या है वह हमेशा भारत की मदद करता है। यानी जो भूटान है जो पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वहां पर अगर कोई अलगाववादी कोई आतंकवादी एंटर करता है तो भूटान उनको आतंकवादियों को भगाने में अलगाववादियों को भगाने में क्या करता है वह भारत की हमेशा क्या कर रहा है मदद कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत है। तीसरा अगला पॉइंट क्या रहेगा इसमें देखिएगा, हेलो नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा, देखिएगा चौथा पॉइंट क्या रहेगा भूटान की, देखो भूटान को भारत ने आर्थिक सहायता देता रहा। देखो भारत क्या है, भारत हमेशा से अगर आप देखोगे तो हम हमेशा क्या भूटान को क्या करते हैं आर्थिक मदद देते रहे, क्योंकि भूटान बहुत ज्यादा बड़ा देश नहीं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं, जीडीपी बहुत ज्यादा थोड़ा गरीब सा देश है, इसलिए भारत क्या करता है हमेशा उसको आर्थिक मदद देता रहा। क्योंकि भूटान पर अगर भी जैसे नेपाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से भूटान भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी वजह से चीन उस पर कब्जा कर लेता है या कुछ भी कर लेता है भूटान में अगर कर लेता है या भूटान उसके साथ चला जाता है तो हमारे लिए सुरक्षा काफी खतरनाक हो जाएगी। यानी भूटान जो है वह सामरिक रूप से क्या है, भूटान जो है वह भी हमारे लिए सामरिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश बना हुआ है और भारत उसको हमेशा क्या करता है आर्थिक मदद देता रहता है। हम उसमें क्या करते हैं उनकी आर्थिक मदद करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भूटान में आतंकवादी को ही आतंकवादी कहते हैं। जी हेलो, देखो क्या कह रहा हूं कि भूटान की, ठीक है, भूटान में पन बिजली परियोजना में भारत ने भूटान में जो बिजली परियोजना लगी है उसमें भी क्या है भारत ने भूटान की बहुत ज्यादा मदद की। भैया वहां पर जो बिजली संयंत्र लगे थे ना हमने भूटान को पैसा दिया तब जाकर के उन्होंने बिजली संयंत्र लगाया। यानी भूटान थोड़ा गरीब सा देश है भैया, सबसे गरीब देशों में भूटान का नाम में से रहा है। तो भूटान की क्या है भारत ने बिजली लगाने में क्या है हमने उनकी क्या है बहुत ज्यादा मदद की है। अगला चौथा पॉइंट, डोकलाम विवाद के दौरान, जब डोकलाम का विवाद होता है डोकलाम विवाद के दौरान भारत ने चीन के खिलाफ 2018 में भूटान का सक्रिय योगदान और सैन्य सुरक्षा प्रदान। यानी भूटान जो बीच में है जो हमारा डोकलाम का विवाद हुआ था 2018 में उसमें भूटान ने क्या भारत के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। यानी कह सकते हैं कि जो भूटान है वह डोकलाम विवाद में और चीन के मामले में कह सकते हैं कि भारत के साथ हमेशा खड़ा है। यह भी एक प्रकार से बफर जोन का काम करता है। ये भी भूटान भी क्या है बफर जोन का काम करता है। जिस प्रकार से नेपाल है हमारे लिए कह सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से कह सकते हो कि जो भूटान है वह भी सामरिक महत्व से, किस महत्व से, सामरिक महत्व से हमारे लिए क्या है बहुत ज्यादा महत्व है। और डोकलाम विवाद में भूटान की जो भूमिका है वह बहुत ज्यादा सक्रिय योगदान रहा है। जो भारतीय सैन्य सुरक्षा यानी भारत ने इनको सैन्य सुरक्षा भी प्रदान की थी। क्योंकि देखो क्या हो गया भैया कि डोकलाम में ना भूटान का सैनिक आगे रहेगा क्योंकि भूटान का ही इलाका लगता है
और भूटान के सैनिकों को मदद कौन करता? भारत के सैनिक मदद करते। भूटान का सैनिक कितना ज़्यादा तो है बलशाली है नहीं, उसके साथ उतना तो भारत क्या करता था? उनको सैन्य सुरक्षा प्रदान किया था। हमने क्या था, जब डोकलाम का विवाद हुआ था ना, जब डोकलाम हमला हो गया था चीन के साथ, ठीक है, तो चीन उसमें घुस रहा था, तो भारत तो जा नहीं सकता था क्योंकि भूटान की सीमा लगती है, तो भूटान को हमने क्या किया था? उनको बहुत सारी सैन्य मदद की थी क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी थी। यानी भूटान कह सकते हो कि सामरिक महत्व के लिए हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन को रोकने में भूटान का महत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हम समझ गए, भारत मालदीव। अगला जो हमारा संबंध पड़ा है, भारत और मालदीव संबंध क्या है? इसको बहुत ज्यादा ही छोटे छोटे से, लास्ट जो अफगानिस्तान वाला इंपॉर्टेंट है उसको मैं थोड़ा डीपली बताऊंगा, ठीक है। देखो भारत मालदीव संबंध को देखिए। देखो मालदीव क्या है? भारत के नजदीक एक टापू का मतलब ये पानी में बसा हुआ एक देश है, कहने का मतलब, ठीक है। जो मालदीव क्या है कि भारत के नजदीक क्या है? एक टापू में कि ये चारों तरफ से पानी भरा है, बीच में एक देश बन गया है, उसी को बोलते हैं मालदीव है, ठीक है। मालदीव काफी अच्छा, काफी बेहतर देश है। भारत के बहुत सारे लोग वहां पर घूमने फिरने जाते हैं मालदीव में, ठीक है। मालदीव क्या हमारा भी बहुत अच्छा पड़ोसी है, ठीक है। मालदीव भारत के नजदीक एक टापू का देश है। मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन तथा उद्योग में भारत महत्वपूर्ण। नहीं, मालदीव के विकास में, डेवलपमेंट में, पर्यटन में तथा मालदीव में उद्योग लगाने में, सभी चीजों में क्या है? भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मालदीव बहुत छोटा सा देश है, मालदीव कुछ ज्यादा कर नहीं सकता है, बहुत ज्यादा उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं, इसलिए भारत जो है उसको आर्थिक में, विकास में, पर्यटन में, भारत से लोगों से बहुत सारे लोग भारत जाते हैं तो मालदीव को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तथा मालदीव में उद्योग लगाने में क्या है? भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मालदीव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? श्रीलंका के जो छापा मार तमिल थे, भैया क्या होता है? श्रीलंका के लोगों ने क्या कर दिया था? मालदीव पर हमला कर दिया था, ठीक है। देखो श्रीलंका के छापा मार तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया था, और मालदीव के पास इतना ज्यादा आर्मी है नहीं श्रीलंका से लड़ जाए। ऐसे समय में क्या होता है कि भारत सरकार ने तुरंत वायुसेना तथा नौसेना भेज करके मालदीव की सहायता की थी। यानी कह सकते हैं कि मालदीव की अगर क्या कि श्रीलंका के जो छापा मार तमिल सैनिक थे उन्होंने मालदीव पर हमला कर दिया था जब, तो भारत सरकार ने तुरंत ही वायुसेना और नौसेना भेज कर क्या कहती है? हमने मालदीव की मदद की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? चौथा पॉइंट क्या रहेगा? ध्यान से सुनिएगा। क्या? चीन के मालदीव में हस्तक्षेप। देखो चीन क्या कर मालदीव में हस्तक्षेप करता है, बार बार चीन मालदीव में हस्तक्षेप। देखो चीन ने क्या किया? मालदीव में जो सरकार थी उस सरकार को गिराने में उसने मदद की, तो मालदीव में जो सरकार थी उसको चीन ने गिरा दी, और इससे क्या कि मालदीव में काफी हालत खराब हो गए, वहां पर दंगे फसाद के काफी हालत खराब होते हैं। तो चीन हस्तक्षेप, तो भारत जो है कि चीन ने जो हस्तक्षेप किया था उसके खिलाफ क्या है? भारत उस मामले के यूएनओ में लेकर के गया है जो मालदीव की मदद है। नहीं, मालदीव उस मामले को यूनाइटेड नेशन में नहीं ले जा सकता, या उतनी ज्यादा उसकी शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, या उसकी बात कोई सुनता नहीं है। यानी कह सकते हैं भारत जो है, जो चीन इंटरफेयर यानी चीन ने हस्तक्षेप करके मालदीव में जो सरकार थी उसको गुरवा देता है। इस बात को क्या होता है कि जो भारत है उसको यूनाइटेड नेशन में लेकर के जाता है और मालदीव की क्या करता है? भारत मदद करता है। तो मालदीव भी हमारा क्या है? बहुत अच्छा साझीदार है। इसके साथ इसके भी सामरिक महत्व भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बिल्कुल आखिरी हम देखने चलते हैं, जो आखिरी पॉइंट हमारा रहेगा क्या रहेगा इसमें? भारत और अफगानिस्तान संबंध क्या है? भारत अफगान संबंधों को देखते हैं, या भारत अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। भारत अफगान संबंध या भारत अफगानिस्तान, भारत की नजर में अफगान के सामरिक महत्व, ठीक है। संबंध भी लिख सकता है या सामरिक महत्व। सामरिक महत्व का मतलब हर सामरिक महत्व में सारी चीजें आती हैं, ठीक है। सैन्य ही नहीं आता, बल्कि जब कुछ भी है, चाहे भारत अफगानिस्तान संबंध, देखो चाहे संबंध लिख करके आएगा किसी देश का, चाहे सामरिक महत्व लिखेगा, तो वही चीजें मैं जो संबंध बता रहा हूं वही चीजें आपको क्या सामरिक महत्व में भी लिखनी है, ठीक है। तो ध्यान से पहला पॉइंट क्या है? देखो पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान एकमात्र देश है जो अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को खतरा मानता है। देखो भारत जो है वह पाकिस्तान को खतरा मानता है। दूसरा, हमारे जितने पड़ोसी देश हैं उसमें सिर्फ अफगानिस्तान ही है जिसको क्या मानता है? वह अपना मानता है, क्या मानता है भाई? खतरा मानता है। यानी कह सकते हैं कि भारत और यानी हमारे लिए अफगानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान क्या है? सुरक्षा के लिए खतरा है, और भारत की सुरक्षा के लिए भी क्या है? पाकिस्तान क्या है? एक सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए भारत और अफगानिस्तान सुरक्षा के खतरे पर साझेदार हैं। इसलिए कह सकते हैं जो अफगानिस्तान है उसका जो सामरिक महत्व है हमारे क्या है? भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें रहेगा, अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसका भारत के साथ क्या है, आधिकारिक रूप से संबंध। देखो अफगानिस्तान के साथ क्या है, हमारा जो सामरिक महत्व है वह आधिकारिक यानी ट्रीटी के रूप में हमारा है, ठीक, आधिकारिक रूप से। अफगानिस्तान एक ऐसा मात्र देश है जिसका क्या है, भारत के साथ क्या है, आधिकारिक रूप से हमारा क्या है, सामरिक समझौता हमने क्या है, यानी उनके साथ हमने क्या, आधिकारिक रूप यानी रिटर्न में हमने क्या है, उनके साथ क्या है, हमारा सामरिक समझौता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, भारत और अफगानिस्तान की सेना। देखो भारत जो है वह अफगानिस्तान की जो सेना है, जो पुलिस है, उसको प्रशिक्षण भी लगातार देता रहता है। यानी जो भारत है वह यानी कह सकते हैं यहाँ पर जी ठीक है, अफगानिस्तान की सेना को, भारत जो लिखा है भारत काट देना और भारत और काट दो और आगे से ले लेना, ठीक है। अब यहाँ अब सही हो गया, ठीक है। अफगानिस्तान की सेना एवं पुलिस को क्या है, भारत जो है लगातार प्रशिक्षण देता है, क्योंकि अफगानिस्तान इतना बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो अपने, तो भारत क्या है, अफगानिस्तान की सेना को, पुलिस को क्या समय समय पर क्या उनके साथ हम सैन्य अभ्यास भी करते हैं या उनके लोगों को हम क्या करते हैं, प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, अफगानिस्तान का भू राजनीतिक महत्व अत्यधिक है। नहीं, अफगानिस्तान का क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व है। भू राजनीतिक महत्व हमारे लिए इसका महत्व इसलिए जाता है क्योंकि यह मध्य एशिया का तथा पश्चिम एशिया का, अगर अफगानिस्तान को देखोगे तो यह मध्य एशिया जो है और जो पश्चिम एशिया है उसके साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। यानी अफगानिस्तान जो है हमारे लिए कह सकते हो कि, या कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, भू राजनीतिक महत्व है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सीमा है वह मध्य एशिया से और पश्चिम एशिया से लगती है, इसलिए इसकी सीमा लगती है और इसलिए हमारा क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, अफगानिस्तान ने अपनी उपस्थिति सुदृढ़ करके, यानी अफगानिस्तान को कह सकते हैं, अफगानिस्तान की हम मदद करके या अफगानिस्तान की स्थिति क्या है, अगर हम सुदृढ़ करेंगे तो उसकी उपस्थिति अगर सुदृढ़ होती है तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है। यानी अफगानिस्तान की मदद से क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान तथा बलूचिस्तान पर क्या कर सकते हैं, हम दबाव बनाए। दोनों क्या है, पाकिस्तान और यानी दोनों इलाके पाकिस्तान के, तो हम अफगानिस्तान की मदद से क्या कर सकते हैं, हम पाकिस्तान पर बहुत सारा दबाव बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या रहेगा, सामरिक महत्व पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो मध्य एशिया देशों में प्रवेश के लिए इसका एक केंद्र, यानी अफगानिस्तान का हमारे लिए सामरिक महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह मध्य एशिया में, यानी मध्य एशिया में प्रवेश करने के लिए है एक मुख्य द्वार है, या इसको हम केंद्रीय द्वार मान। नहीं, अगर हमें मध्य एशिया में अगर अफगानिस्तान हमारा साथी रहता है, अगर हमारे साथ साझीदार रहेगा, तो मध्य एशिया के साथ हमें कोई भी ट्रेड करनी है भैया, कोई भी व्यापार करना, कुछ बेचना है, कुछ भी लेकर के जाना है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा कह सकते हो कि हम गल्फ कंट्री से सीधा जो क्या तेल वाली जो पाइपलाइन, पेट्रोल वाली ना, सीधा पाइपलाइन हमारे यहाँ पर आ सकती है, बस बीच में एक पाकिस्तान का इलाका है, नहीं तो भारत में सीधा पाइपलाइन आपके घर पे आती, जैसे पानी आता वैसे आपके यहाँ पर पेट्रोल भी आ सकता था। अगर भारत बीच में कुछ देश पड़ जाते हैं, इसी से वो पाइपलाइन नहीं आ पा रही, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो अफगानिस्तान है उसमें क्या है कि दक्षिण एशिया में प्रवेश करने के लिए इसका क्या है, बहुत ज्यादा केंद्रीय महत्व है। नेक्स्ट, वर्ष 2017 में भारत अफगानिस्तान व्यापार को प्रभावी बनाने के लिए क्या कॉरिडोर किया था। वर्ष 2017 में अफगानिस्तान के साथ भारत ने व्यापार करने के लिए क्या एक कॉरिडोर की स्थापना भी की है। क्या हमने किया है, 2017 में क्या हुआ था, मोदी सरकार जब आई थी तो अफगानिस्तान में अच्छे से व्यापार हो या अच्छे से हमारे उनके संबंध बेहतर बने, अफगानिस्तान के हमारे संबंध बेहतर हैं, इसलिए कहता है एक कॉरिडोर की स्थापना की जाती, किसकी, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ताकि भारत अफगानिस्तान की मदद कर सके और अफगानिस्तान की मदद वो ले सके और अफगानिस्तान भी भारत की मदद करते रहे। यानी दोनों ने क्या किया अपने लिए कॉरिडोर, यानी कह सकते व्यापारिक मार्ग या व्यापारिक केंद्र, यानी रास्ता जिसे हम बोलते हैं, इसको बना था 2017 में। अब देखेंगे भारत की अफगानिस्तान में क्या भूमिका है। अगला हमारा क्या रहेगा, भारत की अफगानिस्तान में भूमिका। हम सामरिक महत्व को ही देख रहे हैं क्योंकि आपका जो इसमें जो दे रखा है उसमें भी क्वेश्चन यही लिख रखा है। क्वेश्चन क्या लिख रखा है, क्वेश्चन इन्होंने बता रखा है अफगानिस्तान के भू राजनीतिक महत्व बताओ, तो हम भैया वही भू राजनीतिक महत्व ही देख रहे हैं, ठीक है। चाहे आपके संबंध आएगा चाहे भू राजनीतिक, तो ये भू राजनीति वाले सारे पॉइंट है। देखो भारत की अफगानिस्तान में क्या भूमिका है, देखो पहला पॉइंट क्या रहेगा,
भारत एक महाशक्ति है। क्या भैया, भारत एक महाशक्ति है, इसलिए भारत अपने हितों का विस्तार करके समूचे विश्व में करना चाहता है। देखो, भारत जो अफगानिस्तान के साथ जो अच्छे संबंध रखना चाहता है, इसका रखने का मतलब सिर्फ यही है क्योंकि हम एक बहुत बड़ी शक्ति हैं और बहुत बड़ी शक्ति बनना चाहते हैं, तो हम किसी भी विश्व के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रखेंगे, तभी तो हम एक बड़ी शक्ति या बड़ी पावर बने। यानी कहते हैं भारत एक महाशक्ति है, इसलिए अपने हितों का विस्तार, यानी भारत जो है अपने हितों का विस्तार चाहता है, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है, अपनी कह सकते हैं कि अपने लिए कूटनीतिक माहौल या रणनीतिक माहौल क्या है, हम ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि भारत जो है अफगानिस्तान के साथ क्या है जो कर रहे हैं, वह समूचे विश्व के साथ हम करना चाहते हैं। सिर्फ अफगानिस्तान के साथ नहीं, बल्कि जो भारत है वह सभी विश्व के साथ करना चाहता है। और अफगानिस्तान में हम क्या कर रहे हैं कि एक बड़ी शक्ति है, और इससे क्या है कि अफगानिस्तान के हितों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि भारत चाहता भी कि भारत जो है वह समूचे विश्व में क्या है उसका विस्तार हो। अगला देखो, दूसरा क्या है, अफगानिस्तान के क्षमता निर्माण। भारत जो है अफगानिस्तान में क्षमता यानी वहां पर स्कूलिंग में, पढ़ाई में, या कह सकते हो कि वहां पर कह सकते हैं कि जिसको हम बोलते हैं कि वहां पर जो स्कूलिंग है, पढ़ाने में हो या रोजगार में हो या स्वास्थ्य में हो, सभी सेक्टरों में क्या है भारत मदद करा। यानी अफगानिस्तान के नागरिकों में क्षमता निर्माण तथा वहां पर हर प्रकार की, हम चाहे वहां पर एजुकेशन हो या कह सकते हैं कि वहां पर स्किल एजुकेशन हो, इन सभी में क्या है भारत लगातार अफगानिस्तान में क्षमता निर्माण कर रहा है। यानी क्या है, अफगानिस्तान के लोगों को पढ़ाने में, लिखाने में, वहां पर स्किल एजुकेशन देने के लिए भारत क्या करता है, लगातार हम मदद कर रहे हैं। और खास करके शिक्षा तो मैंने लिख रही थी, लेकिन यहां पर लिखना स्किल एजुकेशन, ठीक है, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी रूप से अफगानिस्तान के लोगों को शिक्षित करने में कह सकते हो कि भारत अपनी एक बड़ी भूमिका निभा रहा, ताकि अफगानिस्तान के लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हों, और जितना वो शिक्षित रहेंगे वह उतना हमारे लिए भी और अफगानिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आगे देख देंगे। क्षमता निर्माण के अलावा अगर आप देखोगे अफगानिस्तान के लोगों में हम क्षमता निर्माण कर रहे हैं, उसके अलावा अफगानिस्तान में आधारभूत ढांचा का विकास भी, यानी वहां पर आधारभूत ढांचा जो यानी वहां पर सड़क बनाने में, रोड बनाने में, पुल बनाने में, बांध बनाने में, बिजली बनाने में, सभी चीजों के निर्माण में वहां का जो आधारभूत ढांचा है उसके निर्माण क्या है भारत लगातार क्या है अपना योगदान दे रहा है, और लगातार हम क्या उनके साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या लगातार हमारे साथ। देखो, दूसरा अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान को लगभग $2 बिलियन, यहां पर सब यहां पर भी लिख रखा है, देखो 2 बिलियन, बी है सिर्फ, इस वर्ड को बी करना, $2 बिलियन को हमने क्या दी है, अफगानिस्तान को आर्थिक मदद की, आर्थिक सहायता की है। और अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता करने वाले देशों में भारत का 5वां स्थान है। यहां पर मैंने लिख भी रखा भारत का 5वां स्थान। तो उसका मतलब क्या है कि अफगानिस्तान को मदद करने में, आर्थिक मदद करने में भारत का 5वां स्थान है, और भारत ने अफगानिस्तान को कितने $2 बिलियन की क्या की, हमने उनको आर्थिक मदद दी है, या हमने क्या किया, उनकी आर्थिक सहायता प्रदान की है। ठीक है, अलग अलग नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, 5वां देखेंगे, भारत के द्वारा अफगानिस्तान में क्या सलमा बांध का निर्माण किया, क्योंकि अफगानिस्तान में एक बांध बना था जिसका नाम था सलमा बांध। सलमा बांध का निर्माण कराने में क्या किया है करके काबुल के लिए बिजली की आपूर्ति, क्योंकि वहां पर अफगानिस्तान में बिजली काफी नहीं रहती थी, यानी वहां पर क्योंकि बांध बना तो बांध पर बिजली बनेगी भैया, कि बांध पर तो टरबाइन घूमेगा तभी तो, ठीक है, बिजली में नहीं कह सकते कि भारत के द्वारा क्या वहां पर एक सलमा बांध का निर्माण करा गया है, जिससे क्या बिजली उत्पादन किया जा रहा है और पूरे काबुल को उससे बिजली आपूर्ति हो रही है। यानी हमने वहां पर बांध बनाने का काम किया है, यानी भारत लगातार वहां पर अच्छे काम को कर रहा है। लास्ट का पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि अफगानिस्तान और भारत के बीच क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान और भारत के बीच संबंध जो है अत्यंत मधुर और मित्रतापूर्ण रहे हैं। यानी अफगानिस्तान के अगर आप देखोगे भारत और अफगानिस्तान के जो संबंध है हमेशा क्या है, वह मित्रतापूर्ण है, और हमेशा हमारे साथ उनके जो संबंध है काफी अच्छे और काफी बेहतर संबंध रहे हैं। तो बिल्कुल लास्ट का पॉइंट था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें क्या है इंपॉर्टेंट का मैंने बोला था कि अफगानिस्तान और भारत के भू राजनीतिक महत्व क्या है, बुक में भी आपके लिख रखा है, आप बुक भी फॉलो कर सकते हैं, बुक किताब भी जाकर के जरूर पढ़ लेना, और जो मैंने बताया है इसको भी कर लेना आप लिए, ठीक है। तो अगर दोनों को कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए, दोनों को आप अच्छे से समझ। देखो, चाहे संबंध लिखेगा, चाहे सामरिक महत्व लिखे, ठीक है, चाहे भू राजनीतिक महत्व लिखे या संबंध लिखे, दोनों में एक ही जैसा आंसर लिखना पड़ेगा। लेकिन अफगानिस्तान वाला तो खास करके मैंने आपको भू सामरिक महत्व ही बताया है, इस प्रकार से आप दोनों चीज़ों को आप अच्छे से लिख सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। तो लगभग इसमें जो था लगभग मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है।